जय हिंद। आपको नमस्कार अंशु राजपूत जी। मैं आई एम स्टिल ह्यूमन के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हूँ। फौज में डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ रहा था, तो रिटायरमेंट होने के बाद में राष्ट्र का, समाज का और हमारे सब जितने भी सिटीजन हैं, इनकी चुनौतियों से सबक सीखने के लिए इसी डायरेक्शन में हूँ। अंशु राजपूत जी, पहले आपका वेलकम है। और थैंक यू सर। आई एम स्टिल ह्यूमन के जितने भी श्रोता हैं, उनकी ये बहुत रिक्वेस्ट थी कि आपसे बात करें और आपसे सबक सीखें कि किस प्रकार एक मेंटल स्ट्रेंथ और एक वॉरियर की सोच होती है। सबसे पहले मैं स्ट्रेट उसी दिन को जाता हूं कि 12 फरवरी 2014 का दिन, बिजनौर, 12:30 बजे का टाइम, हूबहू यही टाइम था। उसके बारे में खास तौर बताएं, उसी से शुरू करते हैं। लेकिन अभी का जो वक्त है, पूरा देश कोविड-19 के साथ में जूझ रहा है और हमारे को आप जैसे ही हौसले की जरूरत है इस देश में, इस समाज में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो अभी राष्ट्र की चुनौती है कोविड-19 के वक्त में, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने और आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है एंड वो जितना शुक्रिया करूं उतना कम है मेरे लिए। और मतलब कि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश को बहुत इफेक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारे मजदूर भाई जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों को हर दिन भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ मजदूर भाई ऐसे हैं कि हर दिन कमाते हैं और हर दिन वो राशन लाते हैं और हर दिन अपना खाना पका के खाते हैं। तो अभी ऐसे में कोई बिजनेस, कोई मतलब कि मजदूरी टाइप का नहीं चल रहा है, तो ऐसे में उन पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। जैसे हम लोगों पे भी पड़ा है, हम एसिड अटैक पीड़ित आए। हम लोग सिरोस कैफे चलाते हैं, एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और अभी कोरोना की वजह से हमारा रेस्टोरेंट बंद है और हमारे बहुत सारी सर्वाइवर ऐसी हैं जो सिरोस पे डिपेंड हैं और उनका कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से उनको पैसे आए वो करके कमाए। तो अभी जब हमारी इनकम बंद है तो कुछ जरिया नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी अपना फंडरेज भी स्टार्ट किया है ताकि हम लोग अपनी 30 सर्वाइवर को इस महामारी से बचा सके और उन तक ऐसे ही पैसे पहुंचा सके। तो हम लोगों ने कुछ कुछ किस्तों में उनको अभी पैसे पहुंचाए हैं और कल हम लोगों ने फंडरेज स्टार्ट किया है। तो हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले 6 महीने तक हम उनको सुरक्षित कर सके और हमारा टारगेट है कि जितने भी विकलांग लोग होते हैं, जितनी विधवाएं औरतें होती हैं, हम उन तक भी मदद पहुंचा सकें। अंशु जी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातों से सबसे प्यारी चीज क्या लग रही है कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है। आपका जो आप मार्ग है, आपने जो अपना एक मिशन बनाया जिंदगी का, जो कंपैशन बाकियों के लिए दिखा रही हैं, ये काबिले तारीफ है। ये हर एक भारतीय को, हर एक इंसान को सीखना चाहिए। अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, वो दिन 12 फरवरी 2014 का दिन जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं चाहता हूं आप हम सबको बताएं ताकि राष्ट्र और समाज और हर एक भारतीय को सुनना चाहिए कि हमने क्या गलती की थी। हाँ, मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और बिजनौर मेरा जिला है, उसके अंदर मेरा गांव आता है आबिद नगर, वही की मैं रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर 2014 में 12 फरवरी को किसी एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया था और तेजाब डालने का रीजन था कि वो मेरे से प्यार करते थे, मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं साइकिल से जाती थी। उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ। तो मैं बहुत धक्का लगा मुझे कि वो 55 साल की और मैं 15 साल की, मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की कि मैं आपको दादाजी बुलाती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी आपके बारे में। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए नहीं मेरा पीछा किया। फिर एक बार मैं घर पे सो रही थी, उन्होंने सोते मुझ पे तेजाब डाल दिया।
तेजाब डालने के बाद मेरे गांव में हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, तो मुझे बहुत सारी कठिन का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयां मेरे सामने आई। लेकिन फिर भी मैंने उसका डट के सामना किया, और मेरे आगे इससे भी कठिन परिस्थिति मेरे सामने आएगी, मैं उसका भी डट के मुकाबला करूंगी, क्योंकि लड़कियों को सहने की क्षमता बहुत होती है। तो अंशु जी, मैं देखिए, जो आपने मुख्य तौर से बताया 55 साल का इंसान, नेबर, सवाल सीधा ही जाता है कि हमारी सोसाइटी में क्या गलत है, हमारे कल्चर में क्या गलत है, हमारी मंशा में क्या गलत है। ये जी तो बहुत ही शर्मनाक बात है, सुनकर ही इतनी शर्म आ रही है कि एक पड़ोसी 55 साल का एक इंसान ऐसा सोच सकता है और इस प्रकार का एक्शन कर सकता है। सर, ऐसे भी होता है कि तेजाब डालने वाला तो डाल चुका होता है, लेकिन सोसाइटी भी हम लोगों को नहीं अपनाती है। सोसाइटी का भी इतना बड़ा हाथ होता है कि हम लोगों को क्या विक्टिमाइज करने में है, कि वो अपनाती नहीं है, कमेंट पास करती हैं, सामने निकलते हैं तो कुछ कुछ गंदे कमेंट कर जाती हैं, इसे शादी कौन करेगा, मतलब एनुअल टाइप बहुत सारे कमेंट गंदे गंदे करती हैं जो हर्ट होते हैं। मतलब अपनाती नहीं है कि जिसने जो किया अच्छा हुआ, लेकिन अभी तुम पहले जैसी हो, या तुम्हारा दिल सुंदर है, इस टाइप का कमेंट कोई नहीं करता है। ये आपने, अंशु जी, बहुत गहरी बात बोली है कि हमारे समाज में ये जो इररिस्पॉन्सिबल बात करते हैं, जो ऐसी बात करते हैं जो जो मन को, दिल को, आत्मा को चुभती है, ये जो किस प्रकार से एक वुमन के साथ में, एक लड़की के साथ बात करना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। और सबसे जो जरूरी आपने बात बोला है कि सबसे बात तो ये है कि दूसरे इंसान की आत्मा, उसका दिल, उसके दिमाग को बात कीजिए, लेकिन उसको ऐसे पीड़ित मत कीजिए। तो उस इंसिडेंट में मैं आपका रोष समझ सकता हूं कि सोसाइटी ने ये क्या किया, क्यों किया, मैं समझ सकता हूं। जी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस इंसिडेंट के बाद में? जी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मेरे को एक रात तक एडमिट किया, लेकिन डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो मतलब कि मेरा फेस पूरा गल चुका था, एकदम बहुत बड़ा हो गया था, पूरा ब्लैक फेस हो गया था, और स्किन गल गल के टपकने लग रही थी। और फिर वहां से मुझे डिस्चार्ज किया, मुझे आगे रेफर कर दिया गया मेरठ के लिए। मेरठ में मैं 12 दिन तक एडमिट रही, लेकिन वहां पे भी मुझे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने अपना एक आंख खो दिया, और इस आंख से मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। अगर डॉक्टर शायद मेरा सही इलाज कर देते तो आज मैं दोनों आंखों से देख पाती। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरा प्राइवेट इलाज कराया, और उसके बाद मैं घर में ही रहती थी। मेरा पढ़ाई छूट गया, क्योंकि मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी, और मतलब स्कूल वालों ने भी मेरा नाम काट दिया कि इसका फेस जल गया है, इसलिए हम इसको पढ़ाई नहीं करा सकते। तो मेरे सारे सपने टूट गए, जितने थे सब टूट गए। सोसाइटी ने भी साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, सारे फ्रेंड्स लोगों ने साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक मम्मी पापा का ही सपोर्ट था, बाकी सब साथ छोड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद भी टूट गई थी। ये अंशु जी जो आपने बताया है, बहुत दुख हो रहा है मेरे को तो सुनकर कि सोसाइटी ने साथ छोड़ा, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, मेडिकल वालों ने भी ठीक से काम नहीं किया, और सरकार ने भी आपकी कोई मदद नहीं की। हाँ, जो आपके बिल्कुल नजदीक वाले, आपकी फैमिली वाले, सिर्फ उन्होंने हाथ पकड़ा है। दुख होता है। देखिए, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, पूरा जिंदगी राष्ट्र को लेकर ही चला हूँ। राष्ट्र, समाज और हर व्यक्ति का जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो एकदम इकट्ठी एक ही लाइन में होनी चाहिए, तभी होता है। और जिसके ऊपर में क्राइम हुआ है, अगर आप उसका हाथ नहीं पकड़ा है, तो हमारा क्या क्रिमिनल प्रोसेस है, तो हमारी पुलिसिंग क्या है, ये हम सबको मिलकर पूरी व्यवस्था को समझने की जरूरत है। तो उसके बाद में जब आपका इलाज शुरू हुआ, तो किस प्रकार बढ़ा ये? जी जो सर, क्या? इलाज शुरू हुआ, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वो किस प्रकार से हुई फिर? सर, अभी तक तो मेरी सर्जरी छाव फाउंडेशन से हो रहा है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि कभी जो बड़े लोग होते हैं या जो नेता लोग होते हैं, उनके बच्चों पे कभी एसिड अटैक हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। जो हमेशा एसिड अटैक जो मिडिल क्लास के लोगों पे होता है, क्योंकि वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोर्ट कचहरी का है, फिर हॉस्पिटल का है,
मतलब कि बहुत सारे ऐसे वो हैं कि वो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन पे एसिड अटैक होता है कि अगर ऐसा कर देंगे तो घर में बैठेंगे और घर में मर जाएंगे। तो मतलब कि जो खर्चा है जब मेरा इलाज हुआ था तो उसमें काफी खर्चा आया था। मम्मी पापा को भी पता, क्योंकि मैं 7 मंथ तक देख नहीं पाई थी। तो मम्मी पापा हमेशा ये नहीं बताते हैं कि इतना खर्चा हुआ, हमेशा ये बताते हैं हाँ बहुत खर्चा हुआ। और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, चेन्नई शंकर नेत्रालय से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अभी मेरा ट्रीटमेंट छाव फाउंडेशन द्वारा चल रहा है। अंशु जी, मेरे को बहुत खुशी है कि आपने बहुत हिम्मत से इस चुनौती को सहारा है। एक कोई इंसान जो सचमुच में ब्रेव है, करेजियस है, वॉरियर है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ आपसे बात करके कि 12 फरवरी 2014 को मैं कहाँ था। मैं श्रीनगर में कोर कमांड कर रहा था, जो काउंटर टेररिज्म की लड़ाई करते हैं, और पूरे कश्मीर में जो हमारी कोर है, श्रीनगर कोर। तो जिस दिन मैं अपना देश के लिए वहां लड़ रहा था, तो पीछे में समाज में अंशु राजपूत के साथ में ये हो रहा था। बहुत दुख लग रहा है मेरे को, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। और ये जो आपने जो कहा है कि कहाँ है हमारे नेता, कहाँ है हमारे समाज के बुजुर्ग लोग, कहाँ है हमारा पुलिस सिस्टम, कहाँ है मेडिकल सिस्टम, जो हमारी बेटी को, जो हमारी बच्ची को सहारा नहीं दे सकते, उसको बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं। एक्चुअली देश को और समाज को सोचना पड़ेगा कि ये जो एसिड अटैक होते रहे हैं, ये एक चैलेंज है। और हमारे को जो अभी भी लेजिस्लेटिव, सर मतलब कि सरकार सरकार साथ नहीं देती है, सरकार सपोर्ट नहीं करती, मतलब उस टाइम पे भी सपोर्ट नहीं किया। अभी हम लोगों ने जैसे तैसे करके सरवाइव किया। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए हैं, कोई कानूनी सुविधाएं हम लोगों को नहीं दी है। कुछ नहीं सोचा है कि लॉकडाउन में सर्वाइवर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी, कुछ नहीं सोचा है। अंशु जी, जब मैं देखता हूँ कि आप जो एस हीरोज हैं, हीरो उसमें ज्वाइन किया है, आप टेड टॉक्स भी की हैं, आपने फेस ऑफ द करेज भी रही हैं क्यू क्विंट के साथ में। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान है। मैं आपकी आपकी सोच को देख सकता हूँ, मैं आपके करेज को देख सकता हूँ। फौजी हूँ, मैं आपको एक वॉरियर की तरह देखता हूँ कि किस प्रकार एक फौजी के ऊपर में, एक इंसान के ऊपर में अटैक होता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता है। देखिए, ये जो आपकी जिंदगी में एस वर्ड है, जो आप सर्वाइवर हैं, आप एस हीरोज के साथ में जुड़ी हुई हैं, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, आपके दिल में औरों को मदद करने के लिए दिया है। दिस इज वेरी टचिंग। देखिए, ये जो आपने बात की है लॉ की, हमारे देश के अंदर में ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक 2013 में बनाया गया था। उसके अलावा ये जो स्कीम बनाई गई थी 2016 की, जो नालसा वाली है, लीगल जो सर्वाइवर विक्टिम है एसिड अटैक के, उनके बारे में स्कीम बनाई थी। इसके अलावा और भी किए हैं, लेकिन पुख्ता नहीं है। आपकी बातों से मेरे को लग रहा है पुख्ता नहीं है। आपका क्या सुझाव है ये लीगल, क्योंकि आपने तो अभी स्टडी किया है, बहुत बारीक में किया है, तो आपका क्या सुझाव है देश को कि ये लॉ सिस्टम है, इसको कैसे ठीक करें एसिड अटैक सर्वाइवल्स के लिए? देखिए, ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा 11th क्लास में स्टडी रुक गया था और मतलब मुझे क्लास में एडमिशन नहीं मिला था। तो मतलब कि ऐसा है कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो मतलब सरकार को ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ स्किल नहीं है। अगर सरकार हम लोगों को कुछ सिखाएगी, मतलब किसी को कढ़ाई सिलाई आता है, मतलब सरकार ऐसा होता है मशीनें तो दे और लोगों को मशीनें कन्याधन वगैरह ऐसा कुछ देते हैं। तो मतलब एसिड अटैक के लिए भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है, सरकार ने 1% कोटा रखा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे इस उम्र में, और उनकी उम्र भी ज्यादा है, क्योंकि 45-45 साल की महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ है, वो हमारे साथ काम करती हैं। तो उनको हम लोग कैसे कराएंगे? मतलब हम लोग तो अभी भी स्टडी करके, चलो पढ़ाई करके अपना नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उन लोगों पे भी सोचना चाहिए सरकार को, उन लोगों की एजुकेशन पे। और मतलब कि कुछ सर्वाइवर कुछ करना चाहती है, अपने परिवार को पालना चाहती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सर्वाइवर पे अटैक होता है तो उनकी फैमिली, कुछ की ऐसा होता है, कुछ की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती हैं। वो किराए के पे घर लेती हैं, अपना खुद का कुछ कर कर सीख के या नौकरी करके कहीं 5-5 हजार रुपए में नौकरी करके वो आगे बढ़ती हैं। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, एक अपार्टमेंट टाइप का देना चाहिए उनको, कि वो वहां रह के कुछ अपना बिजनेस चला सके, तो इसमें सरकार का भी नाम होगा। नहीं, बिल्कुल अंशु जी, आपने ठीक बोला है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहले ये जो सेल ऑफ एसिड है,
इसके ऊपर में कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिमिनल जो लॉ है उसको पुख्ता करना चाहिए। देखिए बांग्लादेश, अगर हम उसका एक केस स्टडी करें तो ऐसा टाइम था जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा एसिड अटैक वहां होते थे। और 2002 का टाइम था जब वहां पर बहुत ज्यादा केस, 262 केस हुए थे। तो उसके बाद में उन्होंने लॉ लाए, उन्होंने डेथ पेनल्टी का लॉ लेके आए, उसके बाद में काफी कम हुआ है। ये वाली जो प्रॉब्लम है एसिड अटैक की, ये दुनिया के हर एक जगह में है। अफगानिस्तान में भी था, जो लड़कियां, जो लेडीज जो हिजाब नहीं डालते उनके ऊपर में एसिड फेंकते थे। नाइजीरिया में भी था, युगांडा में भी था। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ इन सबको स्टडी करने के बाद में सबसे जरूरी है कि हमारे लॉज पुख्ता होने चाहिए। अभी के मुताबिक जैसे कई केस हैं जिसके अंदर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, जैसे रितु सैनी जी हैं, उनके बारे में जो अगर डिटेल में जाए, वो आपके साथी ही हैं, आपके साथ ही एस हीरोज में हैं। तो उनका जो कजन था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो उसके अकम्प्लिस थे उनको 10 साल की सजा। इसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो एसिड का सेल है इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले गाइडलाइंस जारी की हैं कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, लेकिन अभी भी बिक रहा है आसानी से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति रहेगा उसको ये एसिड मिलेगा और उसके लिए आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा। लेकिन अभी भी हम लोग हर 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 साल हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं एसिड को लेके, और लेके सूट एसिड करके। लेकिन फिर भी हम लोग खुद जाके, हम लोगों को सबको दिख रहा है सामने वाले को कि हम लोगों के फेस पे एसिड अटैक हुआ है, लेकिन हम लोगों को भी एसिड दे देते हैं लोग। मतलब हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने की बोल, लेकिन सरकार तो अपने ऑर्डर देती रहेगी और वो बदलते भी रहेंगे, लेकिन हमारी सोच नहीं बदल रही है। हमें बदलना है तो हमारी सोच को बदलना है, तभी हम लोग एसिड को जड़ से खत्म कर पाएंगे। अंशु जी, आपने बहुत बारीक बात और बिल्कुल सेंटर ऑफ केंद्र बिंदु पे बात की है, मेंटालिटी की। ये जो सोच है, ये जो सोच विचार है, ये जो समाज का, जब उस व्यक्ति जिसने एसिड फेंका उसकी सोच क्या थी, आई थिंक वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट की। आपने बहुत खूब कहा कि ये जो मेंटालिटी, इसको, ये एटीट्यूड को, ये बिहेवियर को, ये करना पड़ेगा। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोशल सोसाइटी का सोचना है, जो एक कॉग्निटिव डोमेन होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, सोच विचार का जो क्षेत्र है, उसके अंदर में बहुत काम करने की जरूरत है कि सबसे पहले हम अपनी सोच ठीक करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मेंटालिटी के ऊपर में आपका यूथ के लिए, भारत के यूथ के लिए क्या मैसेज? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग हम जैसे होते हैं, जैसे हमें पेन होता है वैसे दूसरों को भी पेन होता है। तो अगर हम किसी के साथ भी कुछ कर रहे हैं, मतलब कि जैसे सामने वाले को मैं पसंद हूँ, अगर मुझे वो पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर एसिड फेंक देगा या मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारा 2 मिनट का गुस्सा सामने वाले की पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है। तुम 2 मिनट सोचो तो कि अगर तुम्हें किसी से गुस्सा है तो तुम उसको एक ब्लैक रोज दे सकते हो। ब्लैक रोज जो नफरत का साइन होता है, और उसमें एक खत लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने मन की बात एक खत में लिखते हैं तो हो सकता है हमारे मन में शांति भी पड़ती है कि एटलीस्ट मैंने सामने वाले को बात तो बताई, लेकिन तुम उस पर एसिड फेंक देते हो, ये कौन सा इंसाफ है। तो मैं ये सोच कहती हूँ, जैसे हमारे घर में माँ बहनें होती हैं, हम भी सबकी माँ बहनें हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। तो आप हमारा अधिकार इतनी आसानी से कैसे छीन लेते हो? अंशु जी, आपकी हर एक बात कही हुई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देश की वोमेन के लिए भी एक मैसेज दीजिए, नारी के लिए। एक तरफ हम बोलते हैं वोमेन एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ वोमेन के ऊपर में ऐसा होता है। आपका क्या संदेश है इस मैं हर वोमेन? एक महिला हाँ, मैं हर एक महिला को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग घर में हैं वो बाहर निकलें, क्योंकि जब तक हम सहते हैं तब तक हम पे अत्याचार होते हैं। जिस दिन हम लोग सहना बंद कर देंगे उस दिन कहीं ना कहीं ये क्राइम कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। तो अब आगे और अपनी लाइफ में फाइट करो, अपने राइट्स के लिए लड़ो। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ये जितने भी सर्वाइवर, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, वो सब अपनी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। हिम्मत आती है आस्ते आस्ते, और आप एक ऐसे हीरो हैं कि जिन्होंने
इस बात को अपने ज़हन में, अपने चेतना में, अपनी आत्मा में लड़ा है? आप इससे उभर के आई जिस प्रकार आप बात कर रही है ना, मेरे को तो आपकी इतनी इज्जत आ रही है, मैं बता रहा हूँ, आई गॉट वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं आर्मी का थैंक जर्नल हूँ, मैंने यू। 40 साल फौज में नौकरी किया है। मुझे प्रेसिडेंट बहुत साहब ने अच्छा फील हो रहा है आपसे बात करके कि मैं एक जर्नल के साथ बात कर रही हूँ। मैं अंशु जी, मेरे जो दिल में अभी आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट होता है एक लेवल, उसके ऊपर भी एक होता है रेवरेंस। रेवरेंस है आपके हिम्मत के लिए, आपकी सोच के लिए, और जिस प्रकार ने से आपने इस चुनौती को लड़ा है। हैट्स ऑफ टू यू, जय हिंद टू यू। बहुत थैंक यू बहुत सर, खुशी है थैंक मेरे यू को। सर। मैं चाहता हूं कि आप बताइए, जो बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जो इस बात से उभर नहीं पाए हैं, इस चैलेंज से, उनके लिए आपका क्या सकते हैं? मतलब कि उनके लिए चैलेंज यही आता है, सोसाइटी में जब निकलते हैं तो लोग हंसते हैं, मतलब वो बात करना चाहती हैं लेकिन वो मुंह फेर लेते हैं, ये चैलेंज है उनके लिए। और मतलब कि सामने से लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, सामने से लड़की आके कह जाती हैं कि आपसे हमें डर लग रहा है, आप कवर कर लीजिए फेस, मतलब इस तरीके से। अरे हम फेस कवर करने के लिए बाहर सोसाइटी में नहीं निकले हैं, हम सोसाइटी को बताने के लिए निकले हैं कि हमारी सोसाइटी में इतने भी घिनौने लोग हैं जो मतलब हमारी सोसाइटी में रह के दूसरी लड़की को इतना मतलब इतना पेन दे देते हैं। और मैं यही बोल देती हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम अपना फेस कवर कर लो, मुझे फेस कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। और मैं मतलब कि इससे तुम्हारी भी सोच जाहिर हो रही है कि इंसान का चेहरा नहीं दिल खूबसूरत होता है, और इंसान के चेहरे से नहीं उसके टैलेंट और दिल की वजह से उसकी पहचान होती है। अंशु जी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरे को मौका दिया है अंशु राजपूत से बात करने का। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी नजर में, मेरी आत्मा की नजर से, मेरी चित्त और चेतना की नजर से, आप बहुत सुंदर इंसान हैं। आपकी थैंक जो यू। सोच विचार है, आपकी जो हिम्मत है, आपका जो सोचने का ढंग है, सलाम है उसको, मेरा जय हिंद है उसको। और मैं चाहता हूं कि ये जो आपकी हिम्मत है, ये जो आपका सोच विचार है, और जिस प्रकार से आप जो एस एस हीरोज है ना, मैं उसको बोलता हूँ स्पेशल हीरो, क्योंकि जी जी। ये जो स्पेशल हीरो आप हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी सोच ऐसी है, आपकी थैंक आपकी आत्मा ऐसी है, आपके ख्याल ऐसे हैं। मैं तो आज मेरी उम्र 60 साल के आसपास में है, और मेरे को आपसे बहुत सबक मिला है, बहुत अच्छा लगा है। और मेरे को पूरा यकीन है कि आई एम स्टिल ह्यूमन के जितने भी श्रोता हैं, और जो इनके फाउंडर हैं विवेक मेहरा जी, नहीं जिन्होंने नहीं ये नहीं सर, संस्था खड़ी। आलोक दीक्षित, आलोक दीक्षित नाम है उनका। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा था आई एम स्टिल ह्यूमन का जो फाउंडर हैं, और ओके आपके जो ओके। फाउंडर हैं, उन दोनों की मैं बहुत आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि उन्होंने ऐसा सोच किया है कि हमारे जो असली हीरो हैं अंशु जी, आप मेरी, आई लव यू, यू आर माय हीरो, थैंक यू सर, यू आर माय थैंक हीरो। यू सर। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और आप इस जो मार्ग आपने अपनाया है, इससे पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल सर, आप बस ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, और लॉकडाउन के बाद आप Absolutely. जरूर मिलने आइएगा हमसे। पक्का अवश्य मैं आऊंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अंशु राजपूत जी से मिलूं, क्योंकि जो बिल्कुल। हिम्मत आपने दिखाई है, मेरे को तो आप मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी आप पलटन की हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आप मेरे फौज की कंपनी या उसकी में हैं, मेरे को तो इतना खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू सर, एंड थैंक ऑल यू। द बेस्ट टू यू अंशु जी। थैंक यू माय सर, लव टू थैंक यू यू, सो माय मच। रिस्पेक्ट टू यू, एंड माय जय हिंद टू यू। थैंक यू सर।